वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान। इनके साथ हम इनके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ ये शेयर करेंगे और इनसे टाइम लेने का सबसे जो मेरा मेन पर्पस था वो ये था कि मैं इनकी स्टोरी से बड़ा इंस्पायर हूँ। मतलब हम जो है वो बात करते हैं सक्सेस की, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट्स में किया, जिन्होंने 3 अटेम्प्ट्स में किया, लेकिन कभी भी हमने उन बच्चों को टारगेट ही नहीं किया जो कि मेजॉरिटी होते हैं। और हमें पता है कि सीए में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी 2 से 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स लग रही होती है। बिल्कुल है। उनके बारे में कभी किसी ने डिस्कशन ही नहीं की और इन दी एंड वो बच्चे जिनकी अटेम्प्ट लग रही होती है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हम पता नहीं पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, हमारे जैसे लोग हैं ही नहीं। उन्हें लगता है कि फेलियर सिर्फ हम फेस कर रहे हैं। तो कामरान भाई को के साथ टाइम लेने का पर्पज ये था कि आपको ये दिखाना है कि भाई आप अकेले नहीं हो, आप जैसे और भी लोग हैं। पर्पज ये होना चाहिए आपका, जब आपको फेलियर आता है आप उनको ओवरकम कैसे करते हो, आप गलतियों को कैसे आइडेंटिफाई करते हो और फिर फेलियर से सक्सेस की तरफ कैसे जाते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कामरान भाई के साथ मेरा डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रिलेशन रहा है। पहले मेरे ये क्लास फेलो भी रहे हैं ऑडिट में, फिर मेरे टीचर असिस्टेंट एज अ टीचर भी मतलब इनके साथ मेरा रिलेशन रहा। फिर हम दोनों ने एज अ कोलीग टीचर असिस्टेंट भी एक जगह पे रहे, ठीक है। उसके बाद अब हम एज अ कोलीग, ये भी सीए फाइनलिस्ट हैं माशाल्लाह फाइनली, और मैं भी सीए फाइनलिस्ट। हम दोनों ही मतलब एक ही सीए के लेवल पे दोनों कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कामरान भाई, आपने टाइम दिया। तो कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है सदुल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। तो आप सुनाएं, तबीयत यार कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामरान भाई आपसे मैंने जो नॉर्मली क्वेश्चन करने जो आपने सीखा हो, कोई ऐसा आउट ऑफ द वे का क्वेश्चन नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा वैसे ना हमारा आपने देख रहे हो थोड़ा फ्रैंकली, क्योंकि हम थोड़ा शुरू से ना बड़ा ना मुश्किल है, हम सीरियस बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि नॉर्मली जब हम बैक भी कैमरा मिलते हैं तो हम ना बड़ा वो कैजुअली होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हम कंट्रोल करके ना यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आपको कहीं पे लगे कि यार ये क्या आपस में लगे हुए हैं, तो आपने इसको कॉम्प्रोमाइज करना है। अच्छा तो कामरान भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने जितना टाइम पूरे कैप में लगाया उतना ही टाइम आपने सिर्फ एक ऑडिट को दिया है जी। ऑडिट को दिया जी। तो आपने ऑडिट में आपकी 3 अटेम्प्ट्स लगी हैं। 3 अटेम्प्ट, तीसरी अटेम्प्ट में पास हुआ। तीसरी अटेम्प्ट में पास हो गया जी। तो आपने सबसे पहले के रीजन क्या थी फेलियर की? आपने बाकी सारी बुक्स एक अटेम्प्ट में कर ली, सिर्फ ऑडिट को इतने अटेम्प्ट्स क्यों लगी? फेलियर की रीजन क्या थी जो आपने आइडेंटिफाई की? देखें, मैं आपके क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि मैंने इस सब्जेक्ट को पास कैसे किया। तो उसमें अच्छा एक मिथ कही जाती है कि जब मैं एज अ टीचर असिस्टेंट काम करता था तो उनका ख्याल है कि मैं एक से ज़्यादा टीचर से पढ़ रहा था, तो ये भी एक फेलियर की रीज़न हो सकती है। लेकिन मुझे अभी तक इसकी कोई रीज़न समझ नहीं आई। क्योंकि मैं एक टीचर से पढ़ रहा था, उसके बाद एज अ असिस्टेंट मैं तीन 4 टीचर थे जिनके अंडर काम कर रहा था। तो सबसे पहली बात ये, मैं उस एक टीचर को ही फॉलो कर रहा था, उसका टेस्टिंग सिस्टम, उसकी क्लासेस। बाकी एज अ टीचर असिस्टेंट जहाँ पे जाता था तो वो मतलब उसको फॉलो नहीं करता था, मतलब फॉलो आप सिर्फ एक को ही कर रहे थे। ठीक है। तो लेकिन उसके बाद भी पेपर फेल हो गया। तो कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि आप शायद उस वजह से फेल हुए हैं। हाँ, तो ये हो सकता है अगर मैं उन टीचर को फॉलो करता मेरे कम मार्क्स आते, तो मैंने उनको फॉलो नहीं किया तो मार्क्स अच्छे आ गए। तो उसके बाद पेपर पास कैसे हो गया, तो कोई 5-6 स्टेप्स हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर मेरा पास कैसे हुआ या पहले फेल क्यों हुआ। सबसे पहली बात यह है कि जब मेरा पेपर फेल हुआ, मैंने एक अपने टीचर हैं उनसे रब्ता किया कि मेरा पेपर फेल हो गया। उसने सबसे पहले मैंने जो उसकी क्वेश्चन किया ना, मैंने कहा मैंने सारे मॉक दिए हैं, क्लासें सारी हैं, क्लास के टॉपर थे, मिड टर्म में नाम मिला है। मुझे याद है, लेकिन वो पार्टी भी हमने कहा था आपको दी नहीं वैसे भी वो भी देंगे बहुत ज्यादा। तो लेकिन पेपर फेल हो गया। तो टीचर ने जो सबसे पहले क्वेश्चन किया, उसने कहा क्या आपने जो मॉक दिया है ना वो आई कैप के लेवल का था? मैंने कहा बिल्कुल नहीं था। उसने कहा जो आप टेस्ट देते रहे ना वो आई कैप के लेवल का था? वो भी बिल्कुल नहीं था। और इसके अलावा जो टेस्ट की चेकिंग है ना वो भी बड़ी मैटर करती है, क्योंकि मैं भी टीए रहा हूँ, मुझे पता है जो स्पेसिफिकली ऑडिट का सब्जेक्ट है ना, इसमें टीचर असिस्टेंट का आई थिंक कोई बड़ा वो रोल नहीं है। तो उसमें जो उसने मेन चीज की, अब चेकिंग के हवाले से मैं बता दूं, मैंने अभी जिस टीचर से पढ़ा है उसने मुझे मॉक में कोई 45 नंबर दिए हैं, फेल किया है। एक और कॉलेज है जो ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम ऑफर करता है, वहां मैंने मॉक दिया है, मेरे कोई 86 मार्क्स आए हैं। अच्छा। तो उससे पहले मैंने वहां पे मॉक दिया था 82 नंबर थे, उससे पहले 83
यानी कि मॉक में हाईएस्ट नंबर, बच्चे सोच रहे हैं ये क्लास का टॉपर है लेकिन आई कैप उड़ा देता है। तो उसमें पहली अटेम्प्ट दिया है, पता ही नहीं चला फेल क्यों हुए हैं। अब मैं ऑडिट वह सब्जेक्ट है ना जिसमें आप फेल होते हैं, आपको पता नहीं चलता। पहली बार फेल हो गए तो मैं सोच रहा था कि पास हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अब मुझे फेलियर की, अच्छा फेल होने की दो रीज़न है। एक ये है कि आप फेल हो रहे हैं, आपने क्लासें नहीं ली या आपकी तैयारी नहीं की, आपने सिलेक्टिव स्टडी की। दूसरा ये है कि आपकी ना हर एक चीज़ की ओपी की रिपोर्ट 100% दे के गए हैं, जो आपके कंट्रोल में था वो सब कुछ करके गए हैं, लेकिन फिर भी फेल। तो उसमें ऑडिट में टेक्निकली थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, वो मैं बताना चाहूँगा जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज़, जब मैंने दूसरे टीचर के क्लासेस वगैरह लिए ना, उसमें एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है ना वो मिस थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, अगर टीचर आपको एज पढ़ा रहा है, उसके साथ अगर वो प्रैक्टिकली किसी कंपनी की रिपोर्ट दिखा रहा है ना, वो मैं उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करूँगा। और इसके अलावा अगर एम्फिजा मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ की पढ़ाएं, वो बात कर रहे हैं कि अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या इनिशियल ऑडिट है, तो उसमें अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। साथ वो कंपनी की रिपोर्ट दिखा रहा है, ये कंपनी थी, ये इसका इनिशियल ऑडिट था, ये इसमें अदर मैटर है, तो मैं उसको ज़्यादा पिक कर लूँगा। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं थी और जिसकी वजह से पेपर फेल हुआ, दोबारा पास हो गया। और दूसरी चीज़ एज की लिंकिंग, जो ऑडिट में क्वेश्चन आते हैं ना, आई कैप के पास पेपर देख लें, 2-3 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में ऐसे आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऐसा होता है। जैसे अगर इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई है तो हम उसको कन्फर्मेशन भेजते हैं, तो उसमें कन्फर्मेशन वाला ऐसा भी आ गया, अगर वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके ऊपर डाउट है, वो ऐसा आ गया, इन्वेंट्री वाला ऐसा, तो हम उसको पिक नहीं कर पाते, हम एक ही ऐसा पे रह जाते हैं, लिंकेज नहीं है, तो जिसकी वजह से पेपर फेल हो गया। ये 4-5 रीज़न थी जो मुझे लगता है मैंने इनको इम्प्रूव किया है, तो जिसकी वजह से पेपर पास हो गया। बाकी वालिदैन की, उस्तादा की दुआएं हैं, साहब वगैरह, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो है। अच्छा, एक और भी मिथ है कि आपने भी देखी होगी, अब ऑडिट में जो एक बड़ी ही सरप्राइजिंग चीज़ वो हमने देखी कि 4-4 नंबर से भी बच्चे फेल हुए हैं। मतलब ये समझ में कुछ चीजें तो समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों, कि बच्चे ने एक थ्योरी पढ़ के भी गया ना, कभी टेस्ट नहीं दिया, तो 4 नंबर बड़े ही मतलब अनरियलिस्टिक सी बात लगती है कि बच्चे आएंगे, वो बाकी पेपर फर्स्ट टाइम में पास कर रहे हैं। यस, और ऑडिट में 4 नंबर, तो उम्मीद है कि आई कैप जानबूझ के फेल कर रहा है। आपका इसके बारे में वैसे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मतलब आपकी काफी ज्यादा इस प्रोसेस से गुजर गए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका इस बारे में क्या है? हाँ, मेरे मुताबिक जब मैंने पहली अटेम्प्ट दी थी, मुझे तो यही लगा है कि आई कैप ना जानबूझ के फेल कर। तो दूसरी अटेम्प्ट का जब एंड आ जाए ना, तो मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हो गई कि मैं फेल क्यों हुआ, लेकिन फिर भी मैंने उसको फुल पिकअप नहीं किया, इसकी वजह से दोबारा फेल हो गया। तो मेरे मुताबिक जब मैंने लास्ट टीचर से पढ़ा है, मुझे जो चीज़ें रियलाइज हुई हैं, वो उसकी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि आई कैप जानबूझ के नहीं फेल करता, लेकिन कुछ ऐसे नल्ले लोग थे जिनको हमने मतलब पहली अटेम्प्ट में पास करते देखा है, किसी की राइटिंग स्किल भी नहीं थी, वो पास करके कर गए, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन थे। उनको देख के लगता था भाई अगर ये पास कर गए ना तो हम भी कर सकते हैं, तो मतलब टेंशन नहीं लेने। तो आई कैप फेल करता है या नहीं, उसमें मेरे मुताबिक मुझे जो लगता है ना, मेरे शायद इतना मैं अच्छा नहीं हूँ, इतने हमारे नेक अमाल नहीं हुए, जिसकी बेसिस पे मुझे लगता है ना मेरे साथ मेरिट पे फैसला हुआ है, जिसकी वजह से मैं फेल हो गया। पेपर बुरा नहीं था, अब वो लोग ओवरऑल सही थे, ओवरऑल अब जो पास कर गए हैं ना, उनको मेरे हिसाब से थोड़ी एक्स्ट्रा फेवर मिली है, वो मुझसे ज्यादा नेक होंगे, तो मेरे साथ थोड़ा मेरिट पे फैसला हुआ है, जिसकी वजह से मैं रोक गया। मुझे ये समझ अगर ये पॉजिटिव सब में आ जाए लिटरली, तो ये डिसअपॉइंटमेंट जो है ना, क्योंकि देखें जब आपने इस चीज को, जब एक ही बुक की दोबारा अटेम्प्ट लगी हो, वो बहुत मुश्किल फेज होगा। ऐसे है बिल्कुल, और बड़ा, क्योंकि और होता भी ऐसे, इंसान है, नेचुरल है, आप लोग जो है वो कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, यार मेरा वो क्लास फेलो था, अब तो वो सी फाइनल की अटेम्प्ट भी दे रहा है, पास कर गया और मैं अभी, तो ये बड़ा ना एक कंपैरिजन में पढ़ के डिसपॉइंट हो जाना, फिर वो खुद को कोसना कि मैं ही पीछे रह गया हूँ। आपने इस चीज को कैसे ओवरकम किया? ये बड़ा ही मतलब, और फिर आपने जब अटेम्प्ट लगी पढ़ा था, उसी बुक को फिर तीसरी दफा फिर आप पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी कैसे आपने मेंटेन की? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले कि 1.5 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ना ना, ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है। पहली अटेम्प्ट थी, उसके बाद फेल हो गया, मैंने ये सोच रहा था कि फेल हो गया बस होता रहता है, कोई रीज़न होगी। उसके बाद मैंने ना थोड़ा
मतलब नहीं देखा, मैंने कहा अगली बार पास हो जाएगा, मेरा वो सब्जेक्ट फेल हुआ जो मुझे आता था। मेरी अप्रोच ना बिल्कुल सेम थी दूसरी अटेम्प्ट में। ठीक है। तो मैंने लेक्चर वगैरह लिए हुए थे, रिवीजन क्लासेस ली, टेस्ट सिस्टम ज्वाइन किया, तो उस सेम अप्रोच की वजह से पेपर ना दोबारा फेल हो गया। और दूसरी अटेम्प्ट में मेरे रीजन ये थी, मैंने फॉर्म ज्वाइन की हुई थी, वहाँ क्लाइंट वगैरह थे, मैं पढ़ लेता था प्रैक्टिकली, तो वो भी चीज़ें हेल्प कर रही थी प्रैक्टिकली, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी, डेली बेसिस पे मेरा ये टाइम है, इस टाइम मैंने पढ़ना है। तो दूसरी अटेम्प्ट में वो चीज़ नहीं थी। तीसरी अटेम्प्ट में जैद साहब हैं, जैसे उनकी वीडियो सुनते रहते हैं, माशाल्लाह हमारे मेंटोर हैं, तो उन्होंने कंसिस्टेंसी के बारे में कहा था। फिर मुझे समझ आया कि वो तो सही है, पहले मैं शायद 4 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी प्रॉपर टाइमिंग नहीं थी, जब दिल किया फॉर्म में आए, हॉस्टल में आए, पढ़ लिया। तो तीसरी अटेम्प्ट में मैंने एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया, मैंने टारगेट बनाया। 28 नवंबर 28 को रिजल्ट आया था, 1 नवंबर से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की, 28 फेब से मेरी क्लासेस एंड हो गई। और 160 घंटे के लेक्चर थे, ऑडिट के 160 घंटे के लेक्चर, ये एक सोचने वाली बात है। तो डेली बेसिस पे लेक्चर, डेली बेसिस पे टेस्ट, एक टाइम फिक्स था, उस टाइम मैंने पढ़ना है हॉस्टल में आके। तो ये एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट था जिसकी वजह से पेपर क्लियर हुआ। तो इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हो कंसिस्टेंसी ने तीसरी ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब कंसिस्टेंसी। आपने ये चीज को नहीं रियलाइज किया? नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ता रहा, मैंने कहा हो जाएगा पास यार, फेल होते रहते हैं, कोई वो बात नहीं है। अच्छा, इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि ऑब्वियसली वैसे तो आपका एक एज अ स्टूडेंट भी एक्सपीरियंस है, उस बेस पे भी आपका चीज़ें होंगी, आइडियाज होंगे, बट आपने एक लंबे ड्यूरेशन के लिए स्टूडेंट्स को भी सर्व किया है एज अ टीचर असिस्टेंट, उनके साथ भी काफ़ी आप जो लिंक में रहे हो, काफ़ी कोऑर्डिनेट किया है। तो स्टूडेंट्स को देखते हुए, अपनी फेलियर से फिर सक्सेस को देखते हुए, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो कि फेल भी होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है, ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? सर, स्टूडेंट को मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि बंदा फेल होता है ना, अच्छा फेलियर का एक बड़ा फायदा है कि आपको पता चल जाता है कि आपके साथ जो मुखलिस है, दोस्त है, वो कौन है। जो वो ऐसा कौन सा बंदा है जो चाहता है कि आप पेपर पास हो, कौन ऐसा बंदा है जो खाली हवाई बातें कर रहा है। साफ जा रहे हैं, आप पेपर फेल हो गया ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिंपली ऐसे कह सकते हैं यार निकल जाएगा ये वो। लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं ना, वो थोड़ा सा दलील करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई पेपर निकाल ले, पढ़ ले यार, पढ़ने आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है हम यहाँ नहीं पढ़ रहे? इंसान के कंट्रोल में नहीं है, नहीं पास हो रहा, भाई पेपर पास कर ले ये वो। तो जो बच्चे आज का जो हमारा पॉडकास्ट का सबसे जो बड़ा वो है ना पॉइंट फोकस, वो उन बच्चों का है जो फेल हुए हैं। तो यार टेंशन लेनी, आपको कहेंगे कि भाई पेपर पास कर ले ये वो, तो कुछ ऐसे होंगे जो सीरियसली, उनके एटीट्यूड से पता चल रहा होगा कि आप ना वो चाहते हैं कि आपका पेपर पास हो। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, टेंशन लेने जस्ट इग्नोर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट को ना आपने सीधी बात बतानी है। अब पहली बार ही पेपर फेल हुआ, दूसरी बार हुआ, मेरा जो सबसे पहला रिएक्शन था ना, मैंने घर वालों को कॉल की, सबसे पहले उन्हें बताया कि मेरा पेपर फेल हो गया। बल्कि दूसरी बार मैं घर पे ही था, तो मैंने बता दिया कि पेपर फेल। भाई सबको झूठ बोले, वालिदैन को सीधी बात आपने करनी है। अब मेरा एक जानने वाला है, उसका पेपर फेल हुआ, लेकिन उसने घर बताया हुआ था यार मेरे 2 पेपर पास हैं। तो अब वालिदैन भी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं, वो भी एनालिटिक्स वगैरह परफॉर्म करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि गजट में आपका नाम नहीं है, तो उसने कहा ये गजट पुरानी है, मेरा नाम है, आप टेंशन ना लें। तो मतलब यार आप बचाने उस वक्त आपको थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन बाद में आप पूरी अटेम्प्ट रिलैक्स रहेंगे। अगर आप झूठ बोल के दिया, फिर आप ना सारी अटेम्प्ट दलील होते रहेंगे, टेंशन यार अगली बार फेल हो गया क्या करेंगे। तो चिल करें, मतलब एक तो टेंशन फेलियर की है और दूसरी टेंशन है घर वालों को। और तीसरा पॉइंट ये है कि पढ़ाई के साथ साथ ना जो आपके रूममेट्स हैं या आपके जूनियर कह लें, या जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हैं ना, उसके साथ किसी के साथ आपकी कोशिश हो कि आप किसी के साथ ज्यादती ना करें। छोटे छोटे नेक काम, जैसे कि बंदा रोड पे जा रहा है, रोड क्रॉस कर लें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उससे, मतलब ये छोटी छोटी नेकियां है ना, तो ये भी एक फैक्टर है। दुआएं इकट्ठी करते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, ये रिजल्ट वाले दिन आपके काम आएंगे। तो मुझे भी सीखने को मिला बहुत कुछ। थैंक यू सो मच, टाइम दिया। ये बातें यार कैमरे के अलावा भी कर लिए करो, वैसे भी बता दिया करो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और आई होप के जो देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उन्हें भी इस चीज से जो फेल हुए हैं मोटिवेशन मिली होगी। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो बाकी एंड पे इसको खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ ना आ रहा हो कि हमारा पेपर क्यों फेल हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, आप पर्सनली रब्ता करें। वो स्टूडेंट जिन्होंने सब कुछ किया है, सारे लेक्चर लिए हैं, टेस्ट दिए, फिर भी नहीं समझ आ रही, तो वो रब्ता करें, इंशाल्लाह जैसे हो सके उनको गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।